हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को आज पता होगा कि आप लोगों का ऑडिटिंग एंड एथिक्स का सीए इंटरमीडिएट 2024 सितंबर अटेम्प्ट का पेपर था। आज हम लोग पेपर के डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का पेपर किस तरीके का गया है और किस तरीके का लेवल था पेपर का। सबसे पहले तो मैंने पेपर को रिव्यू कर लिया है। पेपर जो था आप लोगों का मॉडरेट था, ज़्यादा इतना कुछ अच्छा नहीं था, बट मेरे को लग रहा था कि अच्छा और आ सकता था, बट इतना कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है प्रीवियसली जो पेपर हुआ था मई में उससे। तो मॉडरेट था मेरे हिसाब से। तो आप लोगों के लिए एक ये भी अच्छी चीज़ है कि मॉडरेट पेपर आ रहे हैं। आप लोगों का प्रीवियस जो पेपर था वो भी मॉडरेट था, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी चीज़ है ये। देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये जो पेपर था ये मॉडरेट था। साथ ही साथ अपन लोग आज क्वेश्चन का डिस्कशन भी करने वाले हैं आंसर के साथ साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को पहले क्वेश्चन में जो था DS डेफ एंड एसोसिएट हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? जो कि CA होता है। जो आप लोगों का CA होता है वो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, ठीक है। JKL लिमिटेड का हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द engagement partner CAD is briefing his engagement team about the need of the engagement standards, quality control in the area of financial statement audit and other type of services. Out of the following, which one of the following is not correct about why standards are needed? Standards इंश्योर करते हैं ऑडिट की क्वालिटी, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा। स्टैंडर्ड्स क्विप प्रोफेशनल अकाउंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, बिल्कुल सही बात है ये। तो स्टैंडर्ड प्रमोट करते हैं यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरीड इन फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है। ऑडिट स्टैंडर्ड्स इंश्योर कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट स्टेबलाइजमेंट बेंचमार्क एज पार्ट विथ लोकल प्रैक्टिस। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग which one point is not correct about why standards are needed। हम लोग स्टैंडर्ड्स को क्यों फॉलो करते हैं? स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है ऑडिट की क्वालिटी। देखो ऑडिट की क्वालिटी, एक तो ये देखो, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट स्टेबलाइजमेंट बेंचमार्क एज पर विथ लोकल प्रैक्टिसेस। नहीं भाई देखो, लोकल प्रैक्टिस नहीं होता है ना, पहली बात तो इसका जो आंसर है वो ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है। इसका आंसर जो होने वाला है वो हमारा ये होने वाला है। स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट स्टेबलाइजमेंट बेंचमार्क एट पार विथ लोकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आप लोगों का ये होने वाला है। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ रहा है निकल के, RDB company have been appointed as a statutory auditor of INA group of hotels, ठीक है। This is first time in the auditing industry in the food and beverages. The engagement partner CAR of the key member of the engagement team have undertaken। भाई देखो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। As per SA 300 description of which of the following matters is not a part of developing an audit plan। SA 300 के अकॉर्डिंग हम लोगों का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ऑडिटिंग प्लान में नहीं होता? तो सिंपल सी बात है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान बिल्कुल होते हैं। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्लान, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये भी हो सकता है, देखते हैं। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, परफॉर्म द एंगेजमेंट, नहीं मेरे को नहीं लगता। Other planned audit procedure that are required to be carried out so that the engagement complies with standards of auditing। तो भाई देखो इसमें सिंपल सा ये पूछा था कि description which of the following matter is not a part of developing an audit plan। ऑडिटिंग प्लान को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा यूज नहीं आता है? तो देखो सिंपल सी बात है आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन में रिस्क देखो आ रहा है, प्लान रिस्क जरूरी होता है। एक्सटेंट ऑफ प्लान, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल, ये भी बिल्कुल होता है। एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है अपना D होने वाला है, यानी कि आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है D। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने अगर D लगाया है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। यहाँ पे अपन थर्ड वाला देख लेते हैं।
The board director of the company wanted to auditor certify export sales during the year submitting the authorities. The auditor also signed the confirmation letter to be sent various debtors and creditors for confirming their balances and on 31st/3/2024 यानी कि 31 मार्च को उसने भेज दिया है. IDIN required to be generated by the auditor for IDIN. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको IDIN क्या होता है. तो है ना, IDI जो है ना वो एक सर्टिफिकेट होता है जो कि हमारा ऑडिटर इशू करता है. अब देखते हैं वो कब कर रहा है. कन्फर्मेशन लेटर ओनली, एक्सपोर्ट सेल सर्टिफिकेट, बोथ एक्सपोर्ट सेल ड्यूरिंग द. हाँ तो भाई देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो ऑडिटर होता है UDIN रिक्वायर्ड ही नहीं करता है जनरेट करने के लिए. अरे भाई तुमने सेल की है, ऑडिटर को क्या मतलब है वो UIDN क्यों करेगा भाई. ऑडिटर तो हमारा तब आता है ना जब पूरा साल खत्म हो जाता है. तो इसका आंसर डी वाला होने वाला है. केस सिनेरियो का जो आंसर है अपन लोग चेकआउट कर लेते हैं. मैं एक बार इसका देख लेता हूँ कि पूछ क्या रहा है ये. ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 to 8. ठीक है, अपन लोग देख लेते हैं. ड्यू टू tight deadline CAB insufficient time to properly confirm or complete the relevant duties. He has signed off clean audit report. He has to sign off. भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करिए, देखिए यहाँ पे क्या आ गया है. साइन ऑफ द क्लाइंट ऑडिट रिपोर्ट विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स इज डिसरिगार्डेड बाय हिम. उसके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो डिसरिगार्डेड हैं बाय हिम. किसकी वजह से? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर. अरे यार सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इंटीग्रिटी एक करना नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर. भाई देखो अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रोफेशनल एथिक्स है इसमें, तो तुम लोगों का गलत है आंसर. इसका आंसर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर है, जो कि करेक्ट आंसर बिल्कुल होने वाला है. अब इसका रीज़न क्या है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. फटाफट से नेक्स्ट आंसर इसका चेकआउट करते हैं. यहाँ पे देखिए, undue dependency on the fees from GHB Limited creates which threats of independence of the auditor. ओ हो. तो भाई एक बंदा है GHB Limited जो कि पैसे दे के हमारे ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है वो छीन रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? undue dependency on the fees from GHB creates which threat. कौन सा थ्रेट वो क्रिएट कर रहा है? जो हमारा GHB वाला है वो कौन सा थ्रेट क्रिएट कर रहा है ऑडिटर के ऊपर? तो देखो सिंपल सा फंडा है. फैमिलिटी थ्रेट नहीं, फैमिली के ऊपर कोई थ्रेट नहीं आता, तो ये तो नहीं है आंसर, ये तो नहीं है. इंटीमिडेशन थ्रेट नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या फिर एडवोकेसी थ्रेट. तो भाई साहब इसका जो आंसर है वो एडवोकेसी थ्रेट है, यानी कि आपको वो लीगल जो प्रॉब्लम है वो दे रहा है, यानी कि आप लोगों को कानूनी जो आप लोगों को प्रॉब्लम है, जो कानूनी आप लोगों की इंडिपेंडेंसी है वो छीन रहा है, क्योंकि आप उसके ऑडिटर हो, वो आपको पैसे दे रहा है, आपके पास कानूनी जो है वो छीन रहा है आपसे. ठीक है, तो इसका आंसर डी होने वाला है. ओके, अब 6th वाले का एक बार देख लेते हैं अपन लोग. 6th वाले में क्या बोल रहा है ये? सिंस इट बिकम्स, एक बार रुक जाओ अपन लोग देख लेते हैं. हाँ तो यहाँ पे देखो, सिंस इट बिकम इनप्रैक्टिसेबल फॉर CAB attend physical inventory counting, warehouse become impossible to perform sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of CA shall. CA को क्या करना चाहिए उस केस में? देखो भाई सिंपल सा है. टेक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड मेंशन एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ. इसका आंसर हमारा बी होने वाला है. तो अगर किसी स्टूडेंट ने बी इसका आंसर लगाया है तो उसका आंसर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर ये क्यों आ रहा है. चलिए नेक्स्ट 7th वाले में क्या बोल रहा है? विच assertion concerning the bifurcation of employees expenses into various head being verified by CA. तो कौन से हेड में जाता है जो कि हमारा CA जब ऑडिट करता है तो कौन से में जाता है? मेजरमेंट, ऑकरेंस, कंप्लीटेंसीज या फिर डिस्क्लोजर. तो भाई देखो ऑकरेंसेज यानी कि जो हो रहे हैं, डिस्क्लोजर्स में तो वो देता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. मेजरमेंट, मेजर करना, तो इसका आंसर कंप्लीटनेस में भी नहीं आएगा, ऑकरनेस में आएगा कि हमारे कौन कौन से खर्चे अकर हुए हैं. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ये कर सकते हो, जो कि एक अच्छा आंसर है मेरे हिसाब से.
ठीक है, मैं एक बार कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, अपन को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। विथ रेफरेंस टू रिपोर्टिंग ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोलर। भाई देखो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोलर यानी कि कंपनी के बंदा है, कंपनी का कोई बंदा है, ठीक है ना। सिस्टम अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेल विद इन द नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GHB लिमिटेड। इनमें से कौन सी GHB लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो GHB लिमिटेड की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सबसे पहले तो एक बार अपन स्टार्टिंग से देखें तो क्या बोल रहा है ये, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट टू स्टेट दैट द डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड दैट सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आर एडुकेट एंड वी आर ऑपरेटिंग एफेक्टिवली। तो भाई देखो, ये वाला तो GHB लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको इंटरनल कंट्रोल को फॉलो करना है, इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करना है, और इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करने के बाद आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑडिटर को उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो नहीं है आंसर। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड एक्ट ऑफ एवरी ऑडिट कमिटी टू इंक्लूड एवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोलर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई देखो, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, तो एक बार मेरे को इसका चेक करना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर आता है निकल के अपने पास में। ठीक है, एक बार अपन को ये देखना पड़ेगा, मेरे को इसमें डाउट आ रहा है, तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट टू स्टेट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही है। इन टर्म्स ऑफ कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू गेट देमसेल्फ सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर रोबस्ट एंड डिफेंसेबल। जो कोड ऑफ इंडिपेंडेंस है डायरेक्टर की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू गेट देमसेल्फ सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट आर रोबस्ट एंड डिफेंसिबल, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों का ये, तो आप लोगों का आंसर बी होने वाला है इसका। आई होप आप लोगों ने सही लगा लिया होगा। केस सिनेरियो सेकंड का आंसर एक बार चेकआउट कर लेते हैं अपन लोग। केस सिनेरियो सेकंड में जो आप लोगों के आंसर्स हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक आप लोगों को इनके आंसर देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन इंक्लूडेड बाय द ऑडिटर, सॉरी एक सेकेंड, included by the audit team as part of audit documentation during the handling their respective assignment। तो क्या नहीं करना चाहिए उसको, ड्राफ्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सिग्नी में, ओहो ये देखो, सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी इंक्लूडेड बाय द ऑडिट टीम एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या नहीं होना चाहिए, समरीज होनी चाहिए, चेकलिस्ट, ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कोई काम का नहीं होता है, उनको बस वो दिया जाता है कि आप हमारे ऑडिट करने आ रहे हो, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन HS क्रिश एंड कैन कंपनी टेक इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट? They will have to agree with the opinion found by the majority auditor, but they can mention their views in emphasis matter paragraph। बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज़। They will have to agree with the opinion formed by majority of auditor, नहीं ये जरूरी नहीं है। They can add a separate audit opinion paragraph, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। They can issue a separate audit report issued by the joint auditor shall make references each report। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का ए होने वाला है। ये तो आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी ऑडिट पढ़ी होगी तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली जो आप लोगों के ऑडिटर्स होते हैं, अगर उनका मेजॉरिटी पॉइंट सेम आ जाता है तो फिर उसको इसमें कंपनी को अपना भी इम्फेसिस देना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। पवन अकाउंट है, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑफ पवन अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस लिए यूज़ नहीं होता है? राइट ऑफ में होता है, राइटिंग ऑफ डेट बैलेंस में होता है, परचेज ऑफ ओन शेयर्स में होता है, पेइंग एन अनइशूड। हाँ, तो ठीक है, इसका आंसर डी है, सिंपल, कि भाई आप लोग जो है अनयूज्ड नहीं ले सकते हो यहाँ पे।
in paying up unissued shares of the company to be issued to the members of the company बोनस शेयर्स के लिए। अरे भाई साहब क्या गजब बात कर रहे हो, मतलब बोनस शेयर दे रहे हो कंपनी वालों को ही और तुम हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में से उठा रहे हो। वाह, ये तो गजब बेइज्जती है, ऐसा नहीं होता है भाई। आप लोगों ने अगर ऑडिट पढ़ी हो तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से कंपनी के बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ये चीज़ आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना बहुत बहुत। CAI who is charging audit and the company wanted to ensure the society contribute charitable purpose, how much is the society allowed to contribute for charitable purpose? How much is the society allowed to contribute? तो contribute कितना कर सकती है सोसाइटी? Contribution an amount exceeding not net profit remaining after the compulsory transfer to the reserve fund. रिजर्व फंड में कंपलसरी ट्रांसफर 20% करने के बाद आप लोग नहीं कर सकते हो ये ट्रांसफर, ठीक है। केस सिनेरियो 3 पढ़ लेते हैं। केस सिनेरियो 3 का आंसर हमारे पास है, जिसमें एक बार देख लेते हैं अपन लोग क्या बोल रहा है ये। फाइनेंशियल इवेंट ऑफ द कंडीशन दैट मे बी सिग्निफिकेंट इन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज, ठीक है। इसका है इन एबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई नहीं कर पाए हैं वो लोग, है ना। तो ये है हमारा इसका आंसर। What kind of audit report will be auditor issue if the uses of going concern based of accounting is appropriate but material uncertainty exists in advocacy फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट के थ्रू? तो वो हमारे अपनी जो है डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकता है कि भाई डिस्क्लेमर ओपिनियन है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकता है वो। If the auditor is of the opinion writing representation are not reliable, what kind of audit opinion should be issued by him? तो इसका आंसर होने वाला है हमारा एडवर्स ओपिनियन नहीं। Unmodified opinion and mentioned fact emphasis matter paragraph, unmodified opinion and mentioned fact in other matters paragraph। हाँ, अदर मैटर्स में अब देखो ये अदर्स मैटर और ये emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ है, तो इसका आंसर हमारा जो होने वाला है वो ये होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। तो ये हमारा फिर सिनेरियो सेकंड आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमने एमसीक्यू सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एमसीक्यू पे पूरा आंसर बता दिए मैंने। यहाँ पे आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हो, क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो। एमसीक्यू मेन थे कि एमसीक्यू के आंसर क्या होने चाहिए, तो आप लोगों को वो ऑडिट के मैंने एथिक्स के बता दिए हैं, ठीक है। मोस्टली जो आंसर्स हैं वो सही हैं मेरे हिसाब से, मेरे तो, बट आगे आप लोगों को लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं देखो सबके आंसर जरूरी नहीं है सही आए, कुछ आंसर गलत भी आ सकते हैं, तो डोंट बी गेट नर्वस, डोंट बी गेट हेजिटेट टू आस्क इन द चैट बॉक्स, ओके। डोंट गेट पैनिक, जस्ट कीप काम, जस्ट कीप पेशेंस। आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत आए तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ऑडिट का पेपर आप लोगों का जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। ऑडिट में नंबर नहीं मिलते हैं वैसे तो, ऐसा बोला जाता है, बट सीए इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कि आप लोगों को नंबर देता है वो। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द डिस्क्लोजर ऑफ द सर्टेन रेशियोज एडिशनली मेंशन्ड एनी ऑफ द 3 रेगुलेटिंग द डिस्क्लोजर। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का वही है, पीएनएल और बैलेंस शीट, यही है अपना, ठीक है। इंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है, ये तो वही है, ओके। सीए अमित, ठीक है ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पेपर ख़त्म होता है। पी फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, ये तो जस्ट ऐसे ही है। देखो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं ज़रूर से ज़रूर, लेकिन यार आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मतलब लेवल है, इंटरमीडिएट का पेपर है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो डेफिनेटली थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं बड़े तो आएंगे ही, वो आप लोगों को समझने पड़ेंगे, ठीक है। अपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा, तो आप लोग मेरे साथ चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए तो अपन लोग यहाँ पे वीडियो को अपने एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोगों के अभी जो पेपर हैं वो ख़त्म हुए हैं, तो देखते हैं आप लोगों का और कैसा जाता है पेपर आप लोगों का आने वाला, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट। यहाँ पे अपने पूरे पेपर्स ख़त्म हुए, ठीक है, चलिए ठीक है गाइस।